and I am the Chief Mentor and Program Head for FCPS Part 1 and MBBS program that is being conducted by MedExam Expert and the StudyMate. This session has been planned so that you guys can get an overview of the examinations that you come across in your OSPs, especially PETS के लिहाज से I will be discussing things. लेकिन the examinations of the systems CVS हो जाए, respiratory system हो जाए, abdominal examination हो जाए, CNS हो जाए, ठीक है, ये सारी examinations जो हैं ये मेडिसिन में भी और सर्जरी में भी उतनी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है जितनी पीड्स में, ठीक है। मेथडोलॉजी बिल्कुल एक ही है और साथ ही साथ जो है इवन जीपीई जो है इट मस्ट बी डन इन एवरी लॉन्ग केस, ठीक है। जीपीई जो है आपका लॉन्ग केस कोई भी आ जाता है उसमें भी आप पहले जीपीई करोगे, उसके बाद आप रेलेवेंट सिस्टम्स करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशंस हैं कौन सी? एक है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सीवीएस एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और साथ ही साथ सीएनएस और पीड्स में एक स्पेसिफिक चीज है नियोनेटल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि आपको बताया कि एग्जामिनेशन कोई भी हो उसके 4 पार्ट्स होते हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इसमें मैं आपको इस तरीके से लेके चलूंगा कि अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो एक निमोनिक है जो कि आप ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। इंस्पेक्शन के लिए द निमोनिक दैट यू विल यूज इज 2 SA, 2 MA और VPPS, ठीक है। शेप एंड सिमेट्री, masses and movements, visible veins, pulsations, pigmentation and scar marks। अब इसमें बेसिकली अगर आपने इंस्पेक्शन शुरू की है और फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिस्टम आया है एंड यू आर बाउंड टू एग्जामिन द फ्रंट ऑफ चेस्ट, ठीक है, तो उसमें आप ये चीजें देखोगे, शेप क्या है चेस्ट की, सिमेट्रिकल है कि नहीं, ठीक है, कोई एबनॉर्मल मैसेज विजिबल तो नहीं है। इंस्पेक्शन का मतलब है यू आर नॉट टचिंग द पेशेंट, ठीक है। कोई उसकी जो मूवमेंट्स हैं रेस्पिरेट चेस्ट में रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आ जाएंगी ऑब्वियसली कि वो एब्डोमिनल थोरेसिक है कि थोरेको एब्डोमिनल है, फिर साथ विजिबल वेन्स, पल्सेशंस, पिगमेंटेशन एंड स्कार मार्क्स हैं या नहीं है। अब ये जो आपके पास इंस्पेक्शन वाली चीजें हैं ये आपकी हर जगह यूज होंगी, चाहे वो एक मतलब फ्रंट ऑफ चेस्ट आ जाए, बैक ऑफ चेस्ट आ जाए, एब्डमन आ जाए, ठीक है, ये इन तीनों जगह पे ये एग्जैक्ट ऐसे ही निमोनिक यूज हो जाएगी। इंस्पेक्शन में आपने ये चीजें देखनी है, ठीक है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा एडअप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कर रहे हो इंस्पेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट, ठीक है, तो आपने कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी है। वो कौन सी चीजें हैं? एक आ जाता है आपके पास पेक्टस कैरिनेटम एंड पेक्टस एक्सकेवेटम, यानी कि जो एबनॉर्मेलिटी है ऑफ द स्टर्नम। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम दिस निमोनिक 2S, 2M एंड VPPS, वो क्या होगी? हैरिसन सल्गस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास
रिकेटिक रोजरी, ठीक है। साथ ही साथ जो चीज एक एक्स्ट्रा यहां पे आएगी वो है एपेक्स बीट, ठीक है। अगर विजिबल होगी तो आप जेन में रखेंगे। अब ये जो फ्रंट ऑफ चेस्ट की चार चीजें एक्स्ट्रा मैंने बताई हैं, दीज शुड बी केप्ट इन योर माइंड, ठीक है। और साथ ही साथ आपने वही वाला निमोनिक यूज करना है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो योर इंस्पेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट विल बी कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप मूव करते हो टूवर्ड्स इंस्पेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट फॉर सीवीएस, उसमें भी एग्जैक्ट यही चीजें हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये कमांड आई है, ठीक है, क्योंकि सीवीएस के लिए कमांड आएगी इंस्पेक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम, ठीक है। अगर वो चेस्ट कहती हैं तो दे विल बी इंप्लाइंग दैट यू आर गोइंग टू एग्जामिन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप रेस्पिरेटरी रेट भी याद रखोगे, ठीक है। अब बैक ऑफ चेस्ट में, ठीक है, आप क्या याद रखोगे अदर देन द निमोनिक ऑफ 2S 2M एंड VPPS। इसके साथ साथ आप जो चीज बैक ऑफ चेस्ट में याद रखोगे वो है काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है। ऑब्वियसली पीछे स्पाइन है, ठीक है। तो इन चीजों के साथ यू विल रिमेंबर कि आपने इंस्पेक्शन में ये चीजें भी एडअप करनी है, ठीक है। जब एब्डोमेन की बात आती है, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए इकट्ठा साथ लेके चल रहा हूं इन चीजों में कि आपकी इंस्पेक्शन एक ही निमोनिक से पूरी तैयार हो सकती है। 2S इसमें भी ऐसे ही है, 2S 2M VPPS, ठीक है, वो वैसे ही आएगा, ठीक है। शेप ऑफ एब्डोमेन सिमेट्रिकल है कि नहीं, ठीक है, कोई मैसेज विजिबल तो नहीं है, मूवमेंट जो है एब्डोमेन की विद रेस्पिरेशन, ठीक है, विजिबल वेन्स, पल्सेशन, पिगमेंटेशन, स्कार मार्क्स। इसमें साथ आपने याद रखना है कि स्ट्राया आ जाता है एक तो, और दूसरी चीज आ जाती है अम्बेलाइकस, ठीक है। अम्बेलाइकस में आपने उसकी शेप, ठीक है, इवर्टेड है, इनवर्टेड है, उसकी स्लिट जो है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ आपने ऑब्वियस डिस्टेंशन नोट करनी है जो कि हो सकता है कि एब्डोमेन में हो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में आपकी एक निमोनिक है जिससे आपकी पूरे तरीके से ये चीजें तैयार हो सकती हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन है इंस्पेक्शन में तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क, उसके बाद मैं फिर आगे मूव करूंगा। अगर नहीं है तो नो लिख दें। ठीक है, अब इंस्पेक्शन तो हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, जो कि है पैल्पेशन, ठीक है। अब पैल्पेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऑब्वियसली, ठीक है, आपने जो चीजें ज़हन में रखनी है उसमें पहले हम लोग चलते हैं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं रेस्पिरेटरी, सीवीएस और जीआईटी इकट्ठा ही करवाऊंगा इसी ऑर्डर में, और एंड पे इनको इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं पैल्पेशन की, तो पैल्पेशन में फ्रंट ऑफ चेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। फ्रंट ऑफ चेस्ट में आपको पता है कि सबसे ऊपर बड़ी है ट्रेकिया, ठीक है। तो आप पहले देखेंगे
सबसे पहले बल्कि इंपॉर्टेंट चीज पेल्पेशन में क्या है कि व्हेन एवर यू विल स्टार्ट पेल्पेशन यू विल आस्क द पेशेंट कि उसको कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही, एंड इफ देयर इज टेंडरनेस, ठीक है, तो आप उस एरिया को पेल्पेट नहीं करेंगे या एंड पे करेंगे, एक चीज। और बिफोर स्टार्टिंग द पेल्पेशन, ठीक है, चाहे आप चेस्ट में कर रहे हैं, चाहे आप बैक पे कर रहे हो, चाहे आप एब्डोमेन पे कर रहे हो, ठीक है, यू विल जस्ट चेक फॉर डिफ्यूज टेंडरनेस, ठीक है। अब पेल्पेशन में जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो आएंगे। अब फ्रंट ऑफ चेस्ट की अगर कमांड आती है तो पेल्पेशन में सबसे पहले आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया की पोजीशन चेक करनी है बाय 3 फिंगर मेथड, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली नीचे आ जाती है एपेक्स बीट। एपेक्स बीट आप पाम रखेंगे स्टर्नम के ऊपर, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, अराउंड द फिफ्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस अपनी पाम रखेंगे, ठीक है, और जहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी फील होगी उसको मार्क करेंगे, ठीक है। एक्रोमियो क्लेविकुलर और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के बीच में आप मिड क्लेविकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे उसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है, साथ ही साथ एंगल ऑफ लुईस से मेजर करेंगे कि वो बेसिकली किस इंटरकॉस्टल स्पेस में है, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल रीच and you can describe the apex beat. Normally, apex beat is in the fifth intercostal space, 1 centimeter medial to the mid clavicular line. ठीक है, ट्रेकिया की पोजीशनिंग देख ली, एपेक्स बीट देख ली। उसके बाद जब आप एपेक्स बीट कर रहे होंगे आपके हाथ में ऑब्वियसली मेजरिंग टेप होगी, उसी मेजरिंग टेप से यू विल चेक फॉर चेस्ट एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद आप चेस्ट मूवमेंट्स देखोगे, चेस्ट मूवमेंट्स में आप ऑब्वियसली पूरी अपनी फिंगर्स रिब्स के साथ रखते हो, ठीक है, और आगे अपने थम्स लेके आते हो एंड यू लुक एट द मूवमेंट ऑफ योर थम्स, ठीक है। आगे से आप चेस्ट मूवमेंट्स दो जगह से चेक करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ वोकल फ्रेमेटस चेक करोगे, ठीक है। ये फ्रंट ऑफ चेस्ट में आपकी पेल्पेशन है। जब बैक ऑफ चेस्ट की पेल्पेशन की बात आती है, ठीक है, तो फिर उसमें ऑब्वियसली ना ट्रेकिया आती है ना एपेक्स बीट आती है, तो बाकी तीन चीजें रह गई, चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट मूवमेंट्स एंड वोकल फ्रेमेटस। लेकिन इस केस में आप चेस्ट मूवमेंट्स तीन जगह से चेक करोगे, ठीक है। तीसरी जगह जो होगी चेस्ट मूवमेंट्स की चेक करने की वो होगी आपकी फ्रॉम द शोल्डर्स, मतलब कि शोल्डर्स के ऊपर से आप हाथ रखोगे एंड यू विल, ये सारी वीडियोस जो है ना वो अवेलेबल है जो चैनल है उस पर, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एक चेकलिस्ट बना रहा हूँ और एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने किस तरीके से चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो फिर चेस्ट मूवमेंट जो आप बैक ऑफ चेस्ट से देख रहे हो, ऊपर से जब आप शोल्डर्स के ऊपर से हाथ रखोगे और क्लेविकल के ऊपर ऑब्वियसली आ रहे हो, ठीक है, तो आपने वहां पे अपनी नकल्स की मूवमेंट देखनी है, नॉट योर थम्स, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि चेस्ट मूवमेंट्स में बैक ऑफ चेस्ट की एग्जामिनेशन में, इवन इंस्पेक्शन में भी, कि इसमें पोजीशनिंग डिफरेंट होती है। पोजीशनिंग में आप उसको क्रॉस करवा देते हो उसके हाथ, उसका जो राइट हैंड है इट इज ऑन द लेफ्ट शोल्डर एंड उसका जो लेफ्ट हैंड है इट इज ऑन द राइट शोल्डर, ठीक है। तो स्कैपुला अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और आप इजीली एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट ऑफ चेस्ट में 5 चीजें कौन सी हैं वो आपके सामने है, बैक ऑफ चेस्ट में 3 चीजें कौन सी हैं वो आपके सामने है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब बारी आती है आपकी पेल्पेशन फॉर सीवीएस, प्रीकॉर्डियम की, प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन आई है, उसने उसने कहा कि जी जारी बात है आपने इंस्पेक्शन के लिए पेल्पेशन पे आए हैं, ठीक है, तो प्रीकॉर्डियम में आप पेल्पेट क्या क्या करोगे?
प्रिकॉर्डियम में आप पैल्पेट करोगे सबसे पहले ऑल एरियाज, ऑस्कल्टेशन वाले एरियाज तो आपको पता ही है ना, ठीक है। एक मिनट जी। ऑल एरियाज फॉर थ्रिल, एक चीज, ठीक है। उसके बाद आप करोगे एपेक्स बीट, वही तरीका जो पहले बताया है। तीसरी चीज आप देखोगे पैरास्टर्नल हीव, और चौथी चीज आप देखोगे एपीगैस्ट्रिक हीव, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो गया तो यस लिखिए, फिर मैं आगे एब्डोमेन की पल्पेशन में जाऊंगा। किस चीज को रिपीट करने? पहले तो आप सारे जो एरियाज है ना, ठीक है, जैसे जाहिर बात है बाहर आते हैं आपका पहले एओक्टिक है, फिर पल्मोनिक है, फिर ट्राइकस्पिड है, फिर माइट्रल है। उसके ऊपर आप अपनी फिंगर्स रखोगे, पाम रखोगे, और वहां पे थ्रिल देख लोगे। उसके बाद आप माइट्रल में पहुंचे और साथ ही आपने एपेक्स बीट देख ली, एपेक्स बीट मेजर कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने पैरास्टर्नल हीव देखी, जो कि लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पे आप अपना अल्नर बॉर्डर रखते हो हाथ का, ठीक है। और फिर एपिगैस्ट्रिक हीव देख ली, आप एपिगैस्ट्रियम में अपना हाथ रखते हो, ठीक है। क्लियर होगी ये प्रिकॉर्डियम की पेल्वेशन? ये सिर्फ मैं चेक लिस्ट बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पेल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन की पेल्पेशन में क्या क्या चीज देखोगे आप? एक पहले आप करोगे सुपरफिशियल पेल्पेशन, ठीक है। एक मिनट, सुपरफिशियल पेल्पेशन करोगे, ठीक है। फिर करोगे आप डीप पेल्पेशन, फिर करोगे आप विसरल पेल्पेशन। सुपरफिशियल वेल्बेशन में आपको ऐसे पता है कैसे बनाते हैं। ऑब्वियसली आपने जब भी शुरू करनी है अपनी वेल्बेशन, तो एक आपने डिफ्यूज टेंडरनेस के बारे में पूछना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया हूं आपको बताना यहाँ पे, कि ऑलवेज लुक एट द फेस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप पेशेंट के फेस पे नहीं देख रहे तो ऑब्वियसली पैल्पेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने यही तो चीज नोट करनी है कि उसको कहाँ पे दर्द हो रही है, ठीक है। और अगर कोई उसको ऑब्वियस डिस्कम्फर्ट है किसी चीज की वजह से तो आपको वो नजर आ जाएगी, ठीक है। तो पैल्पेशन आपने जब भी फ्रंट ऑफ चेस्ट की करनी है, बैक ऑफ चेस्ट की करनी है, प्रिकॉर्डियम की करनी है या एब्डोमेन की करनी है, यू विल लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल पैल्पेशन में ऑब्वियसली आपको पता है कि ऐसे कैसे बनाते हैं। डीप पैल्पेशन में भी ऑब्वियसली आपको पता है। डीप पैल्पेशन में एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप ऑब्वियसली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करवा रहे हो उस दौरान, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के दौरान आपका हाथ स्टेबल होना चाहिए, इंस्पायरेशन के दौरान आपका हाथ मूव नहीं करना चाहिए। अगर इंस्पायरेशन के दौरान आपका हाथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट बेसिकली पेल्पेटिंग द विसरास जैसे कि उनको करना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली मूवमेंट के साथ जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट के साथ मूव करेंगे तो फिर ही आपके हाथ में आगे लगेंगे ना, ठीक है। फिर विसरल वेल्बेशन में आ जाती है। विसरल वेल्बेशन में एक आपने करना है लिवर, उसमें आप राइट आइलिक फोसा से ऊपर की तरफ जाते हो। एक आप करोगे स्प्लीन, उसमें आप राइट आइलिक फोसा से जाते हो टुवर्ड्स द, बताएं। बल्कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें तो मुझे मिल जाए।
ये देखिए। अच्छा, लिवर के लिए आप इस डायरेक्शन में जाते हो, स्प्लीन के लिए आप इस डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर में आप इस एरिया में पुश करके रखते हो, ठीक है। ये इसलिए मैंने खोल लिया है ताकि आप इजीली याद कर सको, ठीक है। लिवर, स्प्लीन, उसके बाद गॉल ब्लैडर, ठीक है। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज आ जाती है आपके पास ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूं आओगे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। और पांचवी चीज आपके पास आ जाती है किडनीज। किडनीज में ऑब्वियसली आपने राइट साइड से अप्रोच किया है, एंड इफ यू आर गोइंग टू पल्पेट द राइट किडनी, तो पीछे की तरफ आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड, आगे की तरफ आ जाएगा आपका राइट हैंड, और आप लेफ्ट हैंड को स्टेबल करके राइट हैंड से पल्पेट करोगे, फिर राइट हैंड को स्टेबल करके लेफ्ट हैंड से पल्पेट करोगे, ठीक है। अगर आप दोनों हैंड्स मूव कर रहे हो तो यू वोंट बी एबल टू पल्पेट। फिर जब आप पल्पेट कर रहे होगे लेफ्ट किडनी को, तो आपका राइट हैंड ऑब्वियसली पीछे आ जाएगा और लेफ्ट हैंड आगे होगा, ठीक है। तो इस केस में भी आप राइट हैंड को स्टेबल करके लेफ्ट हैंड से पल्पेट करोगे, और फिर लेफ्ट हैंड को स्टेबल करके राइट हैंड से पल्पेट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी विसरल पल्पेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी कि लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनीज, ठीक है। ये हो गई जी आपकी एब्डोमेन की पल्पेशन, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। पल्पेशन तो मैंने बता दी आपको। अब आपकी इंस्पेक्शन हो गई है और पल्पेशन हो गई है तीन चीजों की, ठीक है। फ्रंट ऑफ चेस्ट की, बैक ऑफ चेस्ट की, और प्रिगोडियम की और एब्डोमेन की। मतलब कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस और एब्डोमेन, तीनों को मैं साथ लेके चल रहा हूं अभी तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी हम परकशन पे, ठीक है। परकशन की जब बात आती है तो इसके लिए भी मैं एक मिनट खोल लेता हूँ। ये एक मिनट नहीं मुझे। हाँ चलिए, ये अच्छी लग रही है तस्वीर, ये वाली बल्कि, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने बेल पे अपने परकस करना है या ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है, तो आपने बेसिकली ना एक स्कीम फॉलो करनी है, ठीक है। जब आप परकस करोगे तो पहले तो आपकी एक उंगली ऊपर होगी क्लेविकल से, एक उंगली क्लेविकल के नीचे होगी, ठीक है। तो पहले आप परकस करोगे ऊपर, फिर क्लेविकल के ऊपर डायरेक्टली, फिर क्लेविकल के नीचे। इसी तरीके से दूसरी तरफ आप परकस करोगे ऊपर, फिर क्लेविकल के डायरेक्टली ऊपर, ठीक है, और फिर उसके नीचे आपकी जो उंगली होगी उस पर, ठीक है। उसके बाद जब आप परकशन करोगे, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप परकस करोगे, ठीक है, इस इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप दूसरी तरफ वाले इंटरकॉस्टल स्पेस में होगे, उधर नीचे मूव करोगे, फिर आप फॉर एग्जांपल आपने राइट, ठीक है, मैं बता दूं, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में परकस किया, उसके बाद आप जाओगे लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप जाओगे लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप जाओगे राइट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप जाओगे राइट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप जाओगे लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप जाओगे लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फिर आप जाओगे राइट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। मतलब कि इस तरीके से आप एक सर्पेंटाइन मेथड में मूव करी जाओगे। जो चीज मिस नहीं करनी वो है एक्सिलरी रीजन। एक्सिला में 3 पॉइंट्स पे परकशन लाजमी करनी है, ठीक है। ये चीज लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्पेंटाइन मेथड जो है ना, ये जरूर याद रखने। आप कंपेयर करोगे, ठीक है,
दोनों साइड्स को कंपेयर करते हुए जाओगे, ये नहीं करना कि पहले एक साइड पूरी कर ली फिर दूसरी साइड पूरी कर ली, इस तरीके से नहीं चलना। अगर आपने एक चीज राइट की है फिर आप लेफ्ट की करोगे, फिर राइट पे आओगे फिर लेफ्ट पे जाओगे, इस तरीके से करते हुए जाना है, ठीक है। परकशन इस तरीके से करोगे, ऑस्कल्टेशन का भी यही तरीका है, इसी ऑर्डर में जाओगे, ठीक है। वोकल फ्रेमेटस का भी यही तरीका है, इसी ऑर्डर में जाओगे, ठीक है। और वोकल रेजोनेंस भी इसी ऑर्डर में जाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रंट ऑफ चेस्ट से ऐसे है, बैक ऑफ चेस्ट से मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे, जो बैक ऑफ चेस्ट से भी मिल जाए कोई तस्वीर तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे। अब ये देखिए, ये अब ये स्कैपुलर ब्लेड्स आती हैं, ठीक है। तो बैक ऑफ चेस्ट से व्हेन यू आर परकसिंग, ठीक है, या ऑस्कल्टेटिंग, ठीक है, या वोकल रेजोनेंस सुन रहे हैं, या फिर आप वोकल फ्रेमेटिस के लिए जा रहे हैं, तो पहले आप सेंटर यहाँ पे सीधी उंगली रख के परकस करेंगे। यहाँ पे आप यू नहीं रख सकते क्योंकि स्कैपुलर ब्लेड्स करीब होते हैं। इवन आपने क्रॉस भी करवाई हुई है आर्म्स, फिर भी इतने दूर नहीं होंगे कि आप इजिली परकस कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधी उंगली रख के करेंगे परकस, उसके बाद आप लिटरली नीचे नीचे मूव करेंगे। और इसमें भी पहले अगर आपने इधर की है तो आप इधर जाएंगे, फिर इधर, इधर, फिर इधर, 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 इस तरीके से सर्पेंटाइन मेथड में ही मूव करेंगे। और इसमें भी यू वोंट फॉरगेट द एक्जिला। एक्जिला में 3 पॉइंट्स पे लाजमी आपने करना ही करना है, उसके बगैर आपकी एग्जामिनेशन इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है। एम आई क्लियर? ये मेथड समझ लग गए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? अगर लग गया तो यस लिख दे प्लीज। ठीक है, तो बेसिकली परकशन में फ्रंट ऑफ चेस्ट में ऑब्वियसली नॉर्मल वाली है, सर्पेंटाइन मेथड जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ बैक ऑफ चेस्ट में भी ऐसे ही है, लेकिन बैक ऑफ चेस्ट में ऊपर वाले जो दो एरियाज हैं शुरू में, उसमें आपने परकशन डिफरेंट तरीके से करनी है, वो मैंने आपको बता दी है, डिफरेंट मेथड नियर स्कैपुला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब परकशन की बारी आती है इन सीवीएस प्रिकॉर्डियम, ठीक है, उसमें कोई परकशन है ही नहीं, जो आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन में, ठीक है, आपने, अच्छा हाँ, परकशन में एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रंट ऑफ चेस्ट में, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बतानी भूल गया हूँ, कि राइट साइड पे डल साउंड आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है राइट साइड पे, लिवर, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे डल साउंड आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ठीक है। अच्छा, एब्डोमेन में, ठीक है, आप परकशन करते हो, एक तो आप करोगे शिफ्टिंग डलनेस, ये मेथड ऑब्वियसली करके आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक की देना चाह रहा हूं ताकि आप कुछ भूलो ना, ठीक है। और आप करते हो मेरे रेंज निकल गया,
क्या कहते हैं उसको, जो आप साइड से करते हो जया? हाँ, यस एग्जैक्टली, फ्लूइड थ्रिल। ठीक है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपना हाथ सेंटर में रखेगा। ठीक है, उसके बाद आप एक साइड में, ऑब्वियसली आपने राइट साइड से अप्रोच किया हुआ है, तो बेहतर ये है कि आप जो है पेशेंट की लेफ्ट साइड के ऊपर आप अपना रखेंगे राइट हैंड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड से आप एक तरफ हिट करेंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ आपको थ्रिल महसूस होगी। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि फ्लूइड थ्रिल और जो आपकी शिफ्टिंग डलनेस है, इसमें से एक ही चीज प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ मैसिव एसाइटीज। ठीक है, अगर मैसिव एसाइटीज है तो शिफ्टिंग डलनेस नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, ये होगी जी आपकी परकशन। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपके पास ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में वही वाली बात है, फ्रंट ऑफ चेस्ट में आप नॉर्मल साउंड सुनोगे। ठीक है, उसी ऑर्डर में ब्रेथ साउंड्स प्लस वोकल रेजोनेंस। ठीक है, बैक ऑफ चेस्ट में भी आप यही चीज है। ठीक है, ब्रेथ साउंड्स और वोकल रेजोनेंस। ठीक है, वोकल रेजोनेंस वही तीन 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 वाला तरीका है। ठीक है, जो वोकल फ्रेमेटिस का है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो मेथड है ना, कि आपने किस तरीके से मूव करना है और कंपेयर करते हुए जाना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीकॉर्डियम की ऑस्कल्टेशन इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एब्डोमेन की बता देता हूँ। एब्डोमेन में चले, एब्डोमेन में आपने स्ट्रेच रखना है। ठीक है, और आपने क्या क्या चीजें सुननी है। एब्डोमेन में ई अम्बलाइकस यहाँ पे करके कहीं होगा, तो राइट साइड पे नीचे आप सुनोगे बावल साउंड्स। ठीक है, उसके बाद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आप सुनोगे क्या, हिपैटिक ब्रूई। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में सुनोगे आप स्प्लीनिक ब्रूई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ बावल साउंड्स, हिपैटिक ब्रूई, स्प्लीनिक ब्रूई। यहाँ पे आप सुनोगे नियर द जीफी वीनस हम। ठीक है, और ये अम्बलाइकस है, इसके यहाँ पे करके दोनों साइड्स पे आएगी एओटिक ब्रूई। एम आई क्लियर? ऑस्कल्टेशन ऑफ द एब्डोमेन समझ आ गई है? ठीक है, अच्छा, एपिगैस्ट्रियम वाला, ये नहीं, वीनस हम, वीनस हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर हो गई है ये? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली आपकी ऑस्कल्टेशन ऑफ एब्डोमेन भी मैंने आपको करवा दी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मसला होता है लोगों को सबसे ज्यादा, ऑस्कल्टेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। इसको करने का तरीका आना चाहिए आपको। अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। प्रीकॉर्डियम की ऑस्कल्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है ना, वो ये है कि आपका थंब जो है, इट मस्ट बी ऑन द कैरोटिड। अगर आपका थंब कैरोटिड पे नहीं है,
तो इसका मतलब है यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक साउंड्स। ठीक है, क्योंकि जब आप ब्रेथ साउंड सुन रहे होते हो उस वक्त आपका नहीं होता थंब ऑब्वियसली कैरोटिड पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने याद रखना है कि जब आप ऑस्कल्टेट करोगे फॉर हार्ट साउंड्स प्रीकॉर्डियम में, ठीक है, तो योर थंब मस्ट बी ऑन द कैरोटिड। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये भूलते हैं लोग। जब आप अपने मेथड्स प्रैक्टिस करोगे वार्ड्स में जाके तो ये चीज भूलने वाली नहीं है। अब करनी कैसे है ऑस्कल्टेशन? एक मिनट दे मुझे कोई अच्छी। देखिए ये एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि आपने किस तरीके से मूव करना है इन द ऑस्कल्टेशन ऑफ द फ्रंट ऑफ चेस्ट। ठीक है, अब प्रीकॉर्डियम के मैं बताता हूँ ठहरें आपको। एरियाज ऑफ ऑस्कल्टेशन, ये देखिए ये एरियाज हैं, एओटिक एरिया, पल्मोनिक एरिया, ट्राइकास्पिड एरिया एंड माइट्रल एरिया। अब इशू ये आ रहा होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब इस ऑस्कल्टेशन को करें किस तरीके से। याद रखने का इजीएस्ट तरीका है क्या? माइट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्व है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इससे बड़ी चीज पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो यू विल यूज द डायाफ्राम ऑफ योर स्टेथोस्कोप टू स्टार्ट द ऑस्कल्टेशन फ्रॉम द माइट्रल एरिया। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे आप रखेंगे पहले डायाफ्राम, आपका थंब होगा ऑन द कैरोटिड। ठीक है, तो बेसिकली डायाफ्राम पे पहले माइट्रल पे, उसके बाद ट्राइकस्पिड की, उसके बाद पल्मोनिक की, उसके बाद एओटिक की। ठीक है, यूजिंग द डायाफ्राम। जब आप यहां पे पहुंचे तो आपने स्विच किया ऑन टू द बेल, फिर आपने बेल से सुना एओटिक एरिया में, पल्मोनिक एरिया में, ट्राइकस्पिड एरिया में और माइट्रल एरिया में। ठीक है, मतलब कि पहले आप इस डायरेक्शन में गए यूजिंग द डायाफ्राम, फिर आपने यहां पे स्विच कर लिया बेल पे, और फिर आप इस डायरेक्शन में आ गए। यहां तक क्लियर है तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो पहले आप डायाफ्राम से इस डायरेक्शन में गए, फिर बेल से इस डायरेक्शन में आए। अब आप बेल पे ही हो और आपने माइट्रल रिगर्जिटेशन की रेडिएशन चेक करनी है इनटू द एक्सिला। आप पेशेंट को उधर ही कहोगे कि वो 40, वो बेसिकली लेफ्ट लेटरल हो जाए, वो लेफ्ट लेटरल होगा, एंड यू विल चेक द रेडिएशन इन द एक्सिला यूजिंग द बेल। ठीक है, एक एक मनूवर हो गया। उसके बाद आपने 4 मैनूवर्स करने हैं। ठीक है, 4 मैनूवर्स कौन से हैं? इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो एरियाज बाहर वाली साइड में है, जैसे कि यहाँ पे माइट्रल बाहर है और यहाँ पे एओटिक बाहर है, तो इसमें आपने कमांड देनी है कि सांस बाहर निकाल के रोक ले, और फिर आपकी ऑस्कल्टेशन यहाँ पे मतलब कि मरमर ज्यादा इजीली सुनी जा सकती है। जो बाहर वाले एरियाज हैं उनमें सांस बाहर निकलवा के रुकवानी है, जो अंदर वाले एरियाज हैं जिसमें बल्मोनिक और ट्राइकास्पिड है, ठीक है, इसमें सांस अंदर दिलवा के रुकवानी है। ये पॉइंट समझ लगी है? अगर समझ लगी है तो यस लिखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपने, दोबारा से मैं इसको रिव्यू कर दूं, आपने शुरू किया डायाफ्राम से यूजिंग फ्रॉम द माइट्रल एरिया, डायाफ्राम से यूं गए, यहाँ पे बेल पे स्विच किया, बेल से यूं आए, फिर लेफ्ट लेटरल करके उसकी माइट्रल रीगर्ज देखी, उसके बाद वापस डायाफ्राम पे स्विच कर लिया, फिर आपने यहाँ पे कहा कि अपना आप सांस अंदर लें,
बाहर निकालें और रोक लें, यहाँ पे सुना। सांस बाहर निकालें, अंदर लें और रोक लें, यहाँ पे सुना। सांस बाहर निकालें, अंदर लें और रोक लें, यहाँ पे सुना। और फिर यहाँ पे सांस अंदर लें और बाहर निकालें और रोक लें, फिर यहाँ पे सुना। ठीक है। उसके बाद आपने रेडिएशन चेक कर ली इनटू द कैरोटिड। ठीक है, ये आपकी पूरी हो गई ऑस्कल्टेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। कोई कंफ्यूजन ऑस्कल्टेशन ऑफ प्रीकॉर्डियम में तो पूछ सकते हैं। कोई है कंफ्यूजन? अगर कोई है कंफ्यूजन तो बताएं, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। नहीं, डायफ्राम पे करते हैं। एज पर माई नॉलेज डायफ्राम पे करते हैं। जी जी, थंब तो कैरोटिड पे ही होगा ना, फिर ही आप मरमर चेक कर सकते हो। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपकी ऑस्कल्टेशन मैंने अब इसकी समझा दी आपको। ठीक है, तो इसमें बेसिकली माइट्रल से शुरू करना है और फिर जाना है आपने एओर्टिक तक। फिर आपने एओर्टिक से शुरू करना है और आना है माइट्रल तक। फिर आपने चेक करनी है माइट्रल रिगर्जिटेशन। फिर आपने कमांड्स देनी है और फिर आपने कैरोटिड में ब्रूई चेक करनी है। ठीक हो गया ये? अच्छा, अब अगली चीज जो आती है, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी जो है ना एग्जामिनेशंस हो गई हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ये मैं आपको ये पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है, रिटन वर्जन भी इसका। तो बेसिकली सीवीएस रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन हो गई है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो गई है और सीवीएस की एग्जामिनेशन हो गई है। ठीक है, सीवीएस में अगर वो आपको कमांड देते हैं कि परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ सीवीएस, तो सीवीएस की एग्जामिनेशन में एक तो आएगी एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम, एक आएगी जेवीपी, इसकी वीडियो देख ले, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। ठीक है, साथ आएंगी पेरिफेरल पल्सेस और ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये चार चीजें आ जाती हैं अगर वो सीवीएस की कमांड देते हैं। अगर प्रीकॉर्डियम की देते हैं तो वो है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आपके तीन मेजर सिस्टम्स ये हैं। जीपीई की जो वीडियो है वो फुल इन डिटेल जो है ना वो अपलोड की हुई है। ठीक है, जीपीई और नियोनेटल एग्जामिनेशन, ये जो दोनों हैं इनकी वीडियो फुल इन डिटेल अपलोडेड है, वो अपने वहां से देखनी है, क्योंकि उसके साथ मैंने डिफरेंशियल वगैरह भी बताए हुए हैं और प्रॉपर एक मेथडोलॉजी है। ठीक है, तो वो इधर लिखना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब जहां तक सीएनएस की बात आती है, ठीक है, तो सीएनएस में इंस्पेक्शन ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल है। ठीक है, वही वाली जो हमेशा से है। उसमें दो तीन चीजें एडअप होंगी। ठीक है, एक होगी आपकी, ध्यान में लिख देता हूँ, मोटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोटर सिस्टम इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादा इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है, बाकी सेंसरी सिस्टम वगैरह ये सब चीजें वार्डमेट में लिखी हुई हैं, आप उधर से पढ़ सकती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स भी उसमें लिखी हुई हैं इन डिटेल, आसान तरीके से, जिस तरीके से आपने वाकई में परफॉर्म करनी है। तो इसमें इंस्पेक्शन एंड सीएनएस में नॉर्मल वही वाली है, वीपीपीएस आपने याद रखना है, और जो बाकी आपकी सारी की सारी एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन साथ आपने फेसिकुलेशंस देख लेनी है। ठीक है, और इसका एक बड़ा इजी निमोनिक है BTPRCC, बल्क। बल्क में आप ऑब्वियसली कोई बोनी प्रोमिनेंस से एक स्पेसिफिक साइड पे सर्कमफेरेंस ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपने लेना है फ्रॉम द
मतलब कि लोअर लिम्ब देखनी है, ठीक है, तो लोअर लिम्ब पे आप लेटरल मेल्योलस ले लेते हो, ठीक है। और अगर आपने देखना है अपर लिम्ब में, तो अपर लिम्ब में आप मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ले लेते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर टोन, टोन देखते हुए लोग गलती ये करते हैं कि वो बेसिकली जॉइंट्स पे हाथ रख रहे होते हैं वाइल मूविंग द different while basically मूविंग द लिम्ब इन डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। उस दौरान जो आप मूवमेंट्स करवा रहे हो लिम्ब पे, योर हैंड मस्ट बी ऑन द मसल्स, ठीक है, क्योंकि टोन तो आप मसल्स की चेक कर रहे हो, ठीक है। फिर आ जाती है पावर। पावर के ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। पावर के ग्रेड्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बेसिकली जो ग्रेड 5 है, इसका मतलब मैं आपको उल्टा शुरू करते हैं, चले। ग्रेड 0 है, इसका मतलब है कि अगर आप स्टिमुलस दे भी रहे हो तो वो हल्का सा भी नहीं हिला रहा इंसान, ठीक है। अच्छा, ग्रेड 1 का मतलब है कि जब आप स्टिमुलस देते हो तो हल्की सी मूवमेंट आती है, ठीक है, लिम्ब की या किसी भी मसल की एरिया की, ठीक है। फिर ग्रेड 2 आता है। ग्रेड 2 का मतलब है कि अगर इंसान जो है, ठीक है, वो मूव कर सकता है अपने लिम्ब को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं मूव कर सकता, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है जी ग्रेड 3, जिसमें जब आप कहते हो कि टांग उठाएं, अगर वो टांग उठा लेता है इंसान, ठीक है, पेशेंट टांग उठा लेता है, इसका मतलब है कि वो ग्रेड 3 तो कम से कम है। अगर वो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उठा लेते तो ग्रेड 5 है, अगर वीक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उठा लेते तो वो ग्रेड 4 होगा, ठीक है। तो बल्क हो गया, टोन हो गया, पावर हो गया। फिर आ जाते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस आपको पता है, रिफ्लेक्सेस में ऑब्वियसली लोअर लिम्ब में आप चेक करते हो एंकल और नी रिफ्लेक्स, ठीक है, और अपर लिम्ब में आप करते हो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, यही दो होते हैं। बाकी सुपिनेटर भी कर सकते हो अगर करना है आपने, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर इसकी ना रूट वैल्यूज पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, करने का तरीका भी आना चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने जो है ना रिफ्लेक्सेस बनाएं ऑन द पेशेंट्स, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आप जब कर रहे होते हो तो आपको रूट वैल्यूज पता होनी चाहिए, वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो उसकी एक निमोनिक है बड़ी इजी, 1 2 बकल माई शू, यानी कि S1 S2 एंकल हो गया, 3 4 किक द डोर, यानी कि ठीक है L3 L4 पटेलर हो गया, ठीक है। 1 2 बकल माई शू, 3 4 किक द डोर, 5 6 पिकअप स्टिक्स, C5 C6 जो है वो बाइसेप रिफ्लेक्स, और 7 8 ले देम स्ट्रेट, C7 C8 ट्राइसेप रिफ्लेक्स, ठीक है। ये रूट वैल्यूज आनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रिफ्लेक्सेस कर रहे होते हो तो आप एक्सपोज नहीं करते, आप समझते हो कि जो दूर वाली मूवमेंट है उसको ही देख के कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप नी जर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बेसिकली पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स कर रहे हो, सॉरी, तो उसमें बेसिकली आपके क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। आपने आगे टांग को नहीं देखना कि वो मूव कर रही है कि नहीं, आपने क्वाड्रिसेप्स मसल को देखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बाइसेप या ट्राइसेप रिफ्लेक्स कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपने मसल को देखना है। यू विल नॉट क्या कहते हैं, लुक एट द मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस। फिर आ जाते हैं क्लोनस। क्लोनस तो आपको पता ही है, ठीक है। एक आप एंगल क्लोनस चेक करते हो, एक आप चेक करते हो पटेलर क्लोनस, ठीक है। और फिर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में यू चेक द हील नी शिन टेस्ट, और साथ आ जाता है आपका दूसरा इधर फिंगर नोज टेस्ट अपर लिम्ब में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपने ऑब्वियसली चेक करनी होगी एडक्शन एबडक्शन ऑफ फिंगर्स और वो सारी चीजें, वो भी आप साइमल्टेनियसली चेक करोगे। वो जो मोटर एग्जाम की वीडियो है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं कल दोपहर तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था सारी की सारी एग्जामिनेशंस का, जो इम्पोर्टेंट थी मेरे लिहाज से, जिसका कम से कम आपको ओवरव्यू मिलना चाहिए था ताकि आप इजीली इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। ये जो चीज़ है ये मैं जूम लिंक पे कॉपी पेस्ट इधर नहीं होगा, बल्कि ये मैं फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है फाइनल ईयर वाला,
ठीक है, उसमें मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये एक ओवरव्यू है, लेकिन वीडियोस आप लाजमी देख लें, ठीक है, फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो स्टडी मेड पीडियाट्रिक्स पोस्ट ग्रेजुएट वाला बनाया हुआ है ना, उस पर मैंने सारी वीडियोस ये अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो जो उस दिन परसों तरसों एक क्लास हुई थी हमारी, उसमें जो भी डिस्कशंस हुई थी, ठीक है, तो आप उसमें इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो बता दें, वरना फिर सेशन एंड करते हैं। चलो ठीक है, कोई और क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मे अल्लाह सुब्हाना तआला बी विद यू। अल्लाह हाफिज़।